हिंदू लॉ में कर्ता कौन होता है, उसके राइट्स और लाइबिलिटीज क्या होते हैं, कर्ता कौन बन सकता है, उसकी पावर्स क्या होती हैं, विद केस लॉस। आइए आज की वीडियो में समझते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द लॉ क्यूब, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कि कर्ता कौन होता है या कौन बन सकता है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि देखिए, जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है फैमिली का, तो सीनियर मोस्ट के साथ साथ वो मेल भी होना चाहिए। और उसके पास ये पोजीशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि को पार्टनर्स ने कंसेंट दी है, बल्कि उसके पास ये पोजीशन नेचुरली होती है। और जब तक वो जिंदा है तब तक उसी के पास ये पोजीशन रहेगी और वही करता रहेगा। अब कौन को पार्टनर्स और किसकी बात हो रही है, तो देखिए, वैसे मैंने को पार्टनर की बहुत डिटेल में पहले ही समझा रखी है, बट स्टिल एक बार बता देती हूँ। लेट्स से किसी भी फैमिली में ये 4 जनरेशन्स हैं, राइट। कहीं पे 2 बेटे भी हो सकते हैं, कहीं पे उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट लेट्स से ये 4 जनरेशन्स हैं। तो जो टॉप मोस्ट है ना, उसकी बात हो रही है। जो टॉप मोस्ट मेल मेंबर है, सीनियर मोस्ट, ये कर्ता हो गया। और 4 जनरेशन्स मिलके को पार्टनर बनाती हैं। ओके, अब कर्ता की डेथ के बाद क्या होता है, तो कर्ता की डेथ के बाद अगेन जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है वो कर्ता बन जाएगा। यानी कि हमारे इस केस में इनकी डेथ के बाद ये वाला पर्सन कर्ता बन जाएगा। अगर इन दोनों में ये वाला ज़्यादा बड़ा है और अगर ये बड़ा भाई है तो फिर ये बन जाएगा। दैट इज़ द लॉजिक। अच्छा, इसके बाद लेकिन अगर सारे ही जो को पार्टनर्स हैं वो अग्री करते हैं, इफ़ दे अग्री, तो फिर कोई जूनियर मेल मेंबर भी कर्ता बन सकता है। अच्छा, अब इसको ऐसे समझते हैं कि लेट्स से यही जो हमारा चार्ट था, इसमें ये जो कर्ता बने थे, ठीक है, लेट्स से एज की वजह से ये अभी जिंदा तो हैं बट ये इतने इन्फॉर्म हो जाते हैं, ये इतने सक्षम नहीं है, इतने केपेबल नहीं है कि ये एज अ कर्ता कंटिन्यू कर पाएँ। और सब लोग मिलके अगर डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं भाई तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और ये इस वाले भाई को कर्ता बनाना चाहते हैं, तो भी ये बना सकते हैं। ओके, तो इफ ऑल द को पार्टनर्स अग्री, जूनियर में मेंबर कैन भी करता। अच्छा, उसके बाद 2 पर्सन्स मे लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन करता एक ही रहेगा। अब फिर वहीं आ जाते, मान लेते हैं कि इनकी डेथ हो जाती है फैमिली में। अब ये 2 लोग बचे हैं, लेट्स से ये दोनों भाई हैं, तो ये दोनों मिल के प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं, मिल के चीज़ें डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कर्ता हम किसी एक ही को बोलेंगे, ठीक है। देयर इज ओनली 1 कर्ता। और कोई माइनर भी कर्ता बन सकता है क्योंकि हमें मेल्स चाहिए। अब अगर बेटा है, ठीक है, ठीक है, अब इसको एक बार फिर से समझते हैं, माइनर कर्ता कब बन सकता है। लेट्स से एक फैमिली है जिसमें अब एक ग्रैंड मदर है, इनकी एक डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ की एक बेटी है और एक बेटा है। अब ऐसे केस में इसके ऊपर 2 जनरेशन्स हैं, तो लेकिन कर्ता ये बनेगा क्योंकि मेल मेंबर कर्ता बनता है ना। दिस इज द रीजन। पावर्स क्या होती हैं कर्ता की, तो इट्स सुई जेनेरिस, यानी कि नेचुरल, राइट। अभी मैंने आपको बताया कि आप किसी की कंसेंट से नहीं बनते हैं, आप बाय वर्च्यू ऑफ योर एज, ऑफ योर एग्जिस्टेंस इन द फैमिली कर्ता बनते हैं। उसके बाद उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सारे फैमिली अफेयर्स यही मैनेज करते हैं। और इनके और फैमिली मेंबर्स के बीच जो रिलेशनशिप होता है इम्पॉर्टेंट, वो प्रिंसिपल और एजेंट का नहीं होता है। अब अगर आप पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पढ़ चुके हैं तब तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। प्रिंसिपल और एजेंट की कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है कि जो एजेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल एजेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ कर्ता की फैमिली को कोई जवाबदेही नहीं है। कर्ता इज द वन हु हैज़ द डिसाइडिंग पावर, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक। ही इज द हेड ऑफ द फैमिली और बाकी सबके बिहाफ पे एक्ट करता है। ही स्टैंड्स इन अ फिडुशियरी रिलेशनशिप, लेकिन ही इज नॉट अ ट्रस्टी। फिडुशियरी रिलेशनशिप मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे दूसरा अपनी पोजीशन की वजह से आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब जैसे कि एक डॉक्टर और उसका पेशेंट, एक एडवोकेट और उसका क्लाइंट, एक टीचर और उसका स्टूडेंट, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं फिडुशियरी रिलेशनशिप के। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बताया कि प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ही इज अकाउंटेबल टू नो वन, वो किसी को जवाब नहीं देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनकी पोजीशन बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में सुपीरियर होती है एंड
वो अपने पॉजिटिव फेलियर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब पॉजिटिव फेलियर्स जैसे कि क्या मतलब, ये नहीं है कि कोई चीज़ आपको करनी चाहिए थी आपने नहीं करी, ऐसा नहीं कि आपने अपनी ड्यूटीज़ फॉलो नहीं करी हैं। कुछ अच्छी चीज़ें जो आप कर सकते थे वो आपने नहीं करी। जैसे आपने प्रॉपर्टी और पैसा जो था फैमिली का उसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। आपने पैसा सेव नहीं किया, आपने अकाउंट्स नहीं बनाए, सेविंग्स का ख्याल नहीं किया, या फिर अगर आपने मिस अप्रोप्रिएट कर दिया फैमिली के पैसे को का गलत इस्तेमाल कर दिया। मतलब आपको उसको लाइक लेट्स से घर की बेटी की शादी के लिए रखना था, आपने उसका कुछ खर्चा कर दिया, कोई प्रोग्राम कर लिया, फंक्शन कर लिया, कोई कार खरीद ली, कुछ भी मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, ठीक है। एंड आपने या फिर उसको अदर देन अगर फैमिली बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया, तब आप अकाउंटेबल होंगे। तो अभी हमें सिर्फ एक जगह अकाउंटेबिलिटी मिली है कि अगर आपने उसको अदर देन फैमिली बेनिफिट्स यूज़ किया है तो आप अकाउंटेबल होंगे, वरना आपके डिसीजन को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। फिर अब इनका डिसीजन हम स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते। अगेन बार बार अलग अलग वर्ड्स में एक ही बात अल्टीमेटली कही जा रही है कि आप क्या है, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने ये क्यों किया, आप इससे बेहतर ये कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस। लेकिन he is not bound to pay the income of the joint family to other members. अब he is not bound to pay मतलब लेट्स से एक फैमिली में 5 लोग हैं, बेटा, चाचा, पापा, चाचा का बेटा, बड़े पापा का बेटा, इस तरह से करके 5 लोग हैं। तो देर आर 5 पीपल इन द फैमिली, और ये 5 लोग, बड़ा अजीब सा 5 है, ये जो 5 लोग हैं फैमिली के, ये इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं और पैसा आता है यहाँ कर्ता के पास। अब ये जो टोटल पैसा है जो फैमिली में जितने भी लोग हैं, ये उनको चाहे तो बराबर से बांटे और चाहे तो ना बांटे, यू कैन नॉट क्वेश्चन दिस। अच्छा, अब ये जो काम कर रहे हैं ना, ये प्योरली ऑनररी है, ऑब्वियसली आपको इसके लिए सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है कि ये अकाउंट मेंटेन करें कि पैसा आया था कहाँ गया, आपने पैसे का क्या किया, आपने उसको कहाँ खर्च किया, तो ये अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं इनको अकाउंट मेंटेन करने की। तो क्या क्या मतलब कर्ता जो मर्जी आएगा करेगा, नहीं, अभी हम पढ़ेंगे कर्ता की लाइबिलिटीज भी हैं, ठीक है, वी विल कम टू इट। अच्छा, अब सुना एक बहुत अच्छी बात, फीमेल मेंबर भी कर्ता हो सकती है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हो सकती है। ओके, तो कैसे हो सकती है? तो पहले क्या होता था कि चाहे कुछ हो जाए, मैंने बताया ना कि एक अगर ग्रैंड मदर हैं, उनकी एक डॉटर इन लॉ है, लेट्स से डॉटर इन लॉ की भी एक बेटी है या बहू है, उसका जो बेटा है, तो इन सब से इतना छोटा होने के बाद भी यही पर्सन कर्ता बनेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखो, जब से हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 आया है, 2005 के अमेंडमेंट के बाद से हिंदूज में डॉटर्स को इक्वल राइट दे दिए गए हैं। अब वो को पार्टनर भी हैं। अब ये जो हमने बताया था ना कि इस को पार्टनरी का हिस्सा है डॉटर्स, तो अब डॉटर्स को पार्टनर्स भी हैं। तो डॉटर्स के पास प्रॉपर्टी में भी उतने ही राइट्स हैं जितने जो है बेटों के पास है। जाहिर सी बात है उनकी लाइबिलिटीज भी अब उतनी ही हैं जितनी बेटों की हैं, बट क्योंकि वो को पार्टनर हैं तो अब वो कर्ता भी हो सकती हैं उसी तरीके से जैसे कि बेटे होते हैं। एंड शी कैन एक्सरसाइज ऑल राइट्स गिवन टू एनी को पार्टनर्स बिफोर एंड इवन आफ्टर मैरिज। ऑब्वियसली अब लेट्स से ये एक फैमिली है, इस फैमिली की डॉटर इन लॉ है, बट ये यहाँ की कर्ता है, राइट, ये मैरिड हैं, तो लेकिन ये यहाँ की कर्ता हो सकती हैं। तो बेसिकली सीनियर मोस्ट मेंबर की एब्सेंस में एक फीमेल भी कर्ता हो सकती है, दैट्स इट। इसमें केस लॉ से देख लेते हैं। त्रिभुवन दास वर्सेस गुजरात रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यंगर मेंबर है ज्वाइंट फैमिली का, अ यंगर मेंबर ऑफ द ज्वाइंट फैमिली कैन डील विद द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी एज द मैनेजर। वो कर्ता की तरह एक प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है, लेकिन कब? जब कर्ता रिलिंक्विश कर दे, यानी कि वो स्वयं ही अपना जो राइट है ना उसको त्याग दे, उसको खुद छोड़ दे, चाहे बोल कर, चाहे मतलब एक्सप्रेसली कह दे कि भाई मुझसे जिम्मेदारियां नहीं उठ रही हैं, अब तुम लोग मैनेज कर लो, या इम्प्लाइडली अब कि वो निकल गए तीर्थ यात्रा पे या उन्होंने संन्यास ले लिया, ऑब्वियसली वो अलाइव है बट कोई मतलब नहीं है,
तो ऐसे केस में जब वो अपना राइट्स रिलिंक्विश कर देते हैं तब कोई जूनियर मेंबर कर्ता बन सकता है। अब या फिर मान लेते हैं कि वो कहीं बाहर गए हुए थे या ही वॉज वर्किंग, ही वॉज समवेयर, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं और डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको हम फॉर द टाइम बीइंग कर्ता मान लेंगे। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ अ फादर हुज वेयर अबाउट्स वर नॉट नोन, इम्पॉर्टेंट। अब लेट्स से एक फादर है जो करता है बट हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, ठीक, या लेट्स से वो किसी बहुत रिमोट जगह रहता है और वक्त रहते उसका वापस आना पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ अनलाइकली फॉर हिम टू रिटर्न विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब ऐसे केसेस में भी क्या होगा, ऐसे केसेस में भी आप कर्ता बनकर एक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट केस इज दामोदर मिश्रा वर्सेस सनमली मिश्रा। अब व्हाट हैपेंड हियर इज दो करताज नहीं हो सकते। अरे भाई ये केस लॉ में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमने ऐसे भी पढ़ लिया था कि दो करताज नहीं हो सकते हैं, राइट, ओके, दैट्स इट। तो उसके बाद मनु गुप्ता वर्सेस सुजाता शर्मा। अभी ये रीसेंट केस लॉ, इसमें कहा गया कि ना तो लेजिस्लेचर और ना ही ट्रेडिशनल हिंदू लॉ किसी भी तरीके से लिमिट करता है एक वुमेन को कर्ता होने के लिए। सो यू सी 2005 में अमेंडमेंट आ चुका है बट अभी भी 2023 में ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि कैसे एक फीमेल कर्ता हो सकती। अरे भाई ऑफ कोर्स हो सकती है। वेल, सो दैट्स ऑल एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच डिटेल वीडियोज़।